संजना, एक कमेंट मैं आपसे जल्दी चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लॉन्चिंग है चंद्रयान की, लैंडिंग माफ कीजिएगा, उस वक्त धड़कनें रुकी हुई थी। पिछली बार चंद्रयान 2 के वक्त वही सबसे बड़ा चैलेंज रहा था, वहीं पर जाकर झटका लगा था। इस बार लेकिन क्या सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज होगा पूरे आदित्य L1 की यात्रा में? मैम, लॉन्चिंग हमारी हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुका है, इसमें तो वैसे ही कोई डाउट नहीं था। जो मेन सबसे चीज़ हमारा डर रहेगा, तो जब हमें ट्रांसफ़र करवाना होगा उसे, ट्रेजेक्ट्री जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री करवानी होगी, वो मेन चीज़ है। क्योंकि L1 जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए उससे पहले अर्थ भी अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा होगा और सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल खींच रहेगा। उसे उस बीच में पॉइंट में आना है L1 में, वो सबसे मेन पॉइंट है जो हेलो ऑर्बिट में आना है, वो सबसे मेन दिक्कत है। अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो वहीं अटक जाएगा, वहीं टिकाऊ रह जाएगा और वो वहीं पर ही बस ऑर्बिट करता रहेगा। योगेश्वर जी, आपके हिसाब से क्या है सबसे चैलेंजिंग? इसके बाद सर आ रही है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इसमें चैलेंजिंग चीज, जैसे अभी संजना जी ने कहा कि जो LM मोटर है, पहले भी कहा गया कि LM के बारे में बताया गया कि लिक्विड एपोजी जो मोटर है। कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि जब आप हेलो ऑर्बिट में जाते हैं तो जो LM का काम क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड अचीव कर लेते हैं उसको फिर स्लो डाउन करना है और फिर हमें हेलो ऑर्बिट पे आना है। तो ये काम LM का होता है। उसके बाद भी जो 22 न्यूटन के थ्रस्टर लगे हुए हैं हमारे जो पेलोड है उसके ऊपर, मतलब पेलोड का मतलब जो आदित्य L1 है उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जब वो L1 में चला जाएगा, जब वो इस तरह से घूमेगा तो भी हमें ऑर्बिट करेक्शन की जरूरत होगी। हमें बार बार उसको फायर करने की जरूरत है ताकि वो हमेशा उसी जगह पे रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि ना वो सूर्य की ग्रेविटेशन में चला जाए ना कि अर्थ की ग्रेविटेशन में चला जाए। तो हर 23 दिन पे वो ऑर्बिट करेक्शन हमें करना पड़ेगा। जैसे सबने बताया कि L2 पे जो है हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी है, उस पे भी हमें ऑर्बिट करेक्शन करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि LAM का जो काम है कि वो उसको स्पीड को ब्रेक करना, कि हाँ उसको उस ऑर्बिट पे ले जाना, रोकना, और उसके बाद जो थ्रस्टर उस पे लगे हुए हैं उसको बार बार यूटिलाइज करना ताकि हम उस ऑर्बिट पे हमेशा स्टे कर सकें। अब जैसे कि पेलोड के बारे में बात हो रही थी, उसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। 7 पेलोड में से 3 जो है वो इन सीटू मेजरमेंट करेंगे। इन सीटू का मतलब होता है या तो हम वहां पे जाके मेजर करेंगे या कोई चीज ऐसी आ रही है जो उस चीज को टच कर रही है। तो जो 3 पेलोड इसमें है, मैग्नेटोमीटर है, इसमें आपका पापा करके है, पार्टिकल एनालाइजर है, उसके बाद एस्पेक्स करके है, ये तीनों जो है हमें बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जो हमारा मैग लगा हुआ है उसमें 6 मीटर लंबी एक प्रोब होगी जो बाहर निकलेगी और उससे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मेजर करेंगे सूर्य का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी चेंज होती रहती है। इसकी वजह से बहुत सारी जो कोरोनल डिस्चार्ज, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर जो हमारा पार्टिकल एनालाइजर है, जैसे कि सोलर विंड है, उससे जो पार्टिकल निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सारे जो निकल रहे हैं, उसको पापा जो है वो मेजर करेगा, बताएगा कि उस पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे कितने पार्टिकल आ रहे हैं एट अ गिवन एरिया में। तो ये सारे जो काम है, ये तो मैं इंस्टीट्यूट मेजरमेंट के कह रहा हूँ। जो 4 और इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसमें से जो वेल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और सूट जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात की अल्ट्रा वायलेट के लाइट के बारे में, तो सूट जो है वो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो उसको जूम करके देखने वाला है। दूसरी चीज अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है, हमने सुना होगा कि जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल है और ओजोन लेयर को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से क्या करेंगे, 200 से 400 नैनोमीटर के बीच के रेंज में देखेंगे, और अलग अलग जो परतें हैं उसकी, सूर्य के एटमॉस्फेयर के, उसमें 11 फिल्टर लगे हुए हैं जो कि उसका स्पेक्ट्रल मेजरमेंट करेंगे। जो पहली बार ऐसा कोई कंट्री या कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है ये करने वाली है। वर्ल्ड में अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया, तो सूट जो है वो काम करने वाला है। फिर जो विजिबल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो जो वेल्स है, उसका काम ये है कि लाइट विजिबल एमिशन लूनर सॉरी ये लाइट क्या कहते हैं, क्रोमोग्राफी। तो ये क्रोनोग्राफी करेगा, जो कोरोना है उसकी बहुत सारी इमेजेस लेगा और वो विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड लाइट, इन सबको मेजर करेगा। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सूर्य से रिलेटेड रहस्य, जैसे सबने कहा कि जो कोरोनल हीटिंग होती है उसको स्टडी करना। हम ये पता नहीं है कि जब हम सूर्य से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, खासकर अगर हम किसी आग के सामने खड़े होते हैं
तो हम आग से दूर जाएंगे तो आग का जो लौ है वो कम होनी चाहिए, उसका हीट कम होना चाहिए, लेकिन सूर्य के केस में अलग होता है। तो ये सारे जो रहस्य हैं, इसका जो खुलासा है वो आदित्य L1 करने वाला है। जी बिल्कुल। आप दोनों से अब सबसे चैलेंजिंग जो मोमेंट्स है सर। इसमें देखिए कि हम इस धरती पर जीवित है अभी, हाँ। वो तो सूरज की एनर्जी या उससे ऊर्जा जो मिल रही है उसी के कारण जीवित है। यही ऊर्जा जो पौधे हैं उससे हमारा अन्न बनता है, उसी से, और बाकी सारा भी जो भी चल रहा है, जिंदगी सूरज हाँ। की। लेकिन जो सूरज की सारी एनर्जी आती है, सारी हमारे लिए यूजफुल या अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ जो हाई एनर्जी आती है, जो एक्सरे और बाकी के पार्टिकल्स, यूवी, ये जो एनर्जी है ये घातक है। हम चांद पर अभी जाकर के रह नहीं सकते, वो इसीलिए कि हमारे जैसा वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये जो एनर्जी आती है वो एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब होती है, या ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है उससे। तो ये जो एनर्जी, जैसे देखिए कि ओजोन की परत यदि कहीं पर कम पतली हो गई या वहां कहीं होल हो गया तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो सारी एनर्जी घातक भी यहाँ पर आएगी। उसके साथ साथ जो सूरज है उस पर जो फ्लेयर्स आएंगे, जैसे सर ने कहा, या उसमें स्टॉर्म्स आएंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि जो पार्टिकल्स या वो एनर्जी भी ज्यादा आए। और उसके साथ साथ क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड्स में भी उसका जो है बहुत हलचल मचे, और उसके साथ साथ हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसको नुकसान हो। वो जो एनर्जी, घातक एनर्जी यहाँ पर आती है तो उसका भी हम पर दुष्प्रभाव होता है। इसीलिए ये सारी स्टडी ये करना और एक साथ इतने सारे पेलोड्स भेज करके पूरे एनर्जी का स्पेक्ट्रम करना अभी तक कहीं नहीं, वो हम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही वो उपयोगी रहेगा। दोनों सवाल आपसे, एक तो जो चैलेंजेस ये बता रहे हैं, तो आदित्य L1 को तो बहुत, मतलब आप जाके कोरोना में और ये सब झेलना है। जी जी। तो किस तरीके से उसे फुल प्रूफ बनाया जाता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, और दूसरा सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा होगा? मैं बिल्कुल, आपका जो सवाल है बहुत ही एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है, क्योंकि अभी मैं याद दिला दूं, चंद्रयान 3 में जब हम लोगों ने करीब 15-16 दिन बिताए थे अर्थ ऑर्बिट में, और उसके बाद ये करीब 15-16 जुलाई के बाद हम 5 अगस्त को ट्रेजेक्ट्री में हम गए थे, जो लूनार ट्रेजेक्ट्री था, और उसके बाद हम उस दिशा में चले और हमें टोटल 42 दिन लगे। इसी तरह से इसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो करीब 2 हफ्ते का समय है जो हम अभी अर्थ ऑर्बिट में बिताएंगे, और फिर हम अपनी यात्रा पे निकल पड़ेंगे। और वो यात्रा बिल्कुल वैसी होगी, क्योंकि जो चंद्रमा की दूरी है वो करीब 3,84,000 किलोमीटर है, और हम यहाँ पे करीब 15 लाख किलोमीटर में, तो 4 गुना हो गया। तो 4 गुने का मतलब ये, अगर हम हमारा मोटे तौर पे देखें 42 दिन है, तो वो करीब 127 दिन लग रहे हैं वहां पे। और वो बिल्कुल सीधा गणित है। और 127 दिन के बाद जब हम वहां पे पहुंचेंगे, जो चैलेंजिंग पार्ट है, मुझे लग रहा है कि पहली बार हम उस ऑर्बिट में जाके जो हमारा L1 पॉइंट है वहां पे भी आपको उसको रोकना है, एक स्पोर्ट देना है अपने इसको। उसको रोकने के लिए अगर वहां पे गति ज्यादा हुई तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो सूरज की है उसमें ना चला जाए। बिल्कुल, लेकिन शुभारंभ हुआ है तो सब शुभ शुभ ही होगा।